हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों के रिलेशन में एक नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है जो कि भारत के लिए चिंता की बात है। आप देख सकते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश एग्री ऑन वीज़ा फ्री एंट्री फॉर ऑफिशियल्स रेजिंग अलार्म इन न्यू दिल्ली। यानी कि ये दोनों देश इस बात पर एग्री हुए हैं कि इन दोनों देशों के डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल को वीज़ा फ्री एंट्री मिल सकती है। यानी बांग्लादेश के जो डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल हैं वो पाकिस्तान के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं, और पाकिस्तान के ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स वो बांग्लादेश के अंदर उनको भी वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी। और ये भारत के लिए एक चिंता की बात है, चिंता का विषय है। हम इस वीडियो को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये चिंता का विषय क्यों है और इसके जो परिणाम है भारत के लिए, जो रिज़ल्ट हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे और ये डील क्या है इसके बारे में जानेंगे। दरअसल पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और बांग्लादेश होम अफेयर्स एडवाइज़र जहांगीर आलम चौधरी ने एक मीटिंग की ढाका के अंदर, और इस मीटिंग का फोकस था रीसेट बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल रिलेशंस को इन दोनों देशों के बीच उसको रीसेट करना और कॉपरेशन के नए एरिया को एक्सप्लोर करना। और इसी मीटिंग के दौरान वीज़ा फ्री एंट्री जो डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल है उनके लिए ये अनाउंसमेंट किया गया। बोथ कंट्रीज डिसाइडेड टू रिमूव वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स। जो डिप्लोमेट हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके लिए जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है उसको रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स बिना वीज़ा के फ्रीली ट्रैवल कर पाएंगे। और अभी भी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन की डेट अनाउंस नहीं की गई है कि इसको कब अनाउंस किया जाएगा। और इसी जो ये मीटिंग थी, इस मीटिंग के अंदर कुछ सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट कॉपरेशन भी किया गया। आप देख सकते हैं, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़ की बात की गई कि दोनों देश एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं, काउंटर टेररिज्म से निपटने की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। सेकेंड है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो दोनों देशों के वो कोऑर्डिनेशन करेंगे और जो बॉर्डर, जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। थर्ड है पुलिस ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम, यानी जो मॉडर्न पुलिसिंग टेक्निक्स होती है और जो जॉइंट वर्कशॉप होता है वो जो दोनों देश है वो दोनों देश इसका आयोजन करेंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रोल, यानी जो नारकोटिक्स स्मगलिंग होती है उसके खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाएंगे। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन के लिए भी ये काम करेंगे। जो रीजनल रूट्स होते हैं उसको डिसरप्ट करने के लिए, उसको बंद करने के लिए ये कोलैबोरेशन करेंगे। जो ये डेवलपमेंट देखा गया, इसके इंडिया के लिए कौन कौन से सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी कि भारत के लिए कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं। फर्स्ट है आईएसआई मूवमेंट रिस्क, यानी कि जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस है, आईएसआई है, उसके ऑफिसर अब डिप्लोमेटिक कवर में बांग्लादेश ईजीली जा सकते हैं, बांग्लादेश वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स रूटीन होती है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी चेक होता नहीं है, वो उससे एग्जेम्प्ट होती हैं, और जिससे वो क्या कर सकते हैं, वो कवर्ड ऑपरेशन को ईजी कर सकते हैं। बांग्लादेश में आईएसआई की प्रेजेंस बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से इंडिया के ईस्टर्न और जो नॉर्दर्न भारत का इलाका बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सर्विलांस और इन्फिल्ट्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अगर बांग्लादेश के अंदर जो आईएसआई है उसका ट्रैवल बढ़ जाएगा, वो फ्रीली वहाँ पर जो डिप्लोमेटिक कवर है उसके अंडर में वहाँ पर वो ट्रैवल करेगा। तो इससे कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि किस तरीके से आईएसआई भारत के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। भारत के अंदर जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसमें आईएसआई का ही हाथ होता है, और ये किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर शांति रहे। ये हर कोशिश करते हैं टेररिज्म के ज़रिए और जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हर वो तरीका अपनाते हैं कि जिससे भारत के अंदर अनरेस्ट पैदा हो। सेकंड है इनडायरेक्ट सपोर्ट टू इस्लामिस्ट ग्रुप जो होता है उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। जो एंटी इंडिया इस्लामिस्ट आउटफिट है जो पहले से बांग्लादेश में एक्टिव हैं, उन्हें पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस से मोरल और फाइनेंशियल दोनों तरीक़ों का सपोर्ट मिल सकता है। जो स्लीपर सेल्स होते हैं, जो रेडिकल नेटवर्क्स होते हैं इंडिया के, जैसे आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर जो रेडिकल नेटवर्क्स हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं। और रेडिकल रिक्रूटमेंट और टेरर फाइनेंसिंग के ज़रिए नए चैनल्स भी ओपन हो सकते हैं। अगर जो आईएसआई है उसकी एंट्री वहाँ पर हुई तो जो इनडायरेक्ट सपोर्ट है वो बढ़ सकता है। जब
शेख हसीना की सरकार गिरी, उसके बाद यूनुस की सरकार आई, तो हम सब ने देखा था कि किस तरीके से जो रेडिकल रिलीजियस जो नेता थे, लीडर्स थे, उनको रिहा कर दिया गया था, उनको जेल से रिलीज़ कर दिया गया था। और किस तरीके से वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ उनका क्या हाल है हम सब जान रहे हैं, और सब बेहतर तरीके से हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। तो एक तरीके से जो रेडिकल्स है उनकी जो वहाँ पर प्रेजेंस है वो और बढ़ जाएगी, वो भारत को चुनौती देने के लिए, और एक और रास्ता उनको मिल जाएगा बांग्लादेश का। थर्ड है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड इंसर्जेंसी सपोर्ट। आप सब जानते हैं कि जो आर्म्स स्मगलिंग होती है, फेक करेंसी, वो बॉर्डर के ज़रिए ही होती है। तो और पाकिस्तान इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाता है। तो आर्म स्मगलिंग, फेक करेंसी और नारकोटिक्स ट्रेड में सर्ज पॉसिबल है, वो बढ़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं, जो कि म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर हो गया, और उसका यूज़ करते हैं, वो भी डायरेक्ट उसके द्वारा सपोर्ट, पाकिस्तान के द्वारा इसका सपोर्ट किया जा सकता है, और उनको भी सपोर्ट मिल सकता है। जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कछार है, करीमगंज है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर है, ये भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। इसके लिए यहाँ पर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर, पाकिस्तान क्या करना चाहता है ना, पाकिस्तान क्रिएटिंग ए स्ट्रैटेजिक स्क्वीज़, ये एक तरीके से रणनीतिक दबाव बनाना चाहता है भारत के ऊपर, टू शोइंग प्रॉक्सिमिटी टू बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है। उसके ज़रिए ये ईस्ट से भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। एक तरफ वेस्ट से वो दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ वो ईस्ट से बांग्लादेश के द्वारा दबाव बनाना चाहता है। और ये भारत के लिए एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन हम जो पाकिस्तान से सटे बॉर्डर एरियाज वहाँ पर देखते हैं, उस जैसी सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो सकती है अगर बांग्लादेश के अंदर आईएसआई, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बहुत बड़ी ज़्यादा अपनी भूमिका जो वहाँ पर रोल प्ले करती है, तो सिचुएशन वो भी ख़राब होने की स्थिति में आ सकती है। देयर इज़ ए रिस्क ऑफ बायलैटरल इन्फ्लुएंस लॉस फॉर इंडिया, ये इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में भारत के लिए अपना बायलैटरल इन्फ्लुएंस जो उसके लॉस होने का एक खतरा है। क्यों? क्योंकि जो ढाका है, जो बांग्लादेश है, वो इस्लामाबाद के साथ अगर अपने संबंधों को डीप करता है तो भारत के जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड इंडिया विल हैव टू इंगेज प्रोएक्टिवली इन रीजनल डिप्लोमेसी सो दैट बांग्लादेश डज नॉट गेट कम्प्लीटली इनटू पाकिस्तान ऑर्बिट। अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान के खेमे में जाने से हमें बचाना है, तो हमें बांग्लादेश के साथ जो रीजनल डिप्लोमेसी है उसमें हमें इंगेज होना पड़ेगा। एक्टिवली हमें बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, अगर हमें उसको पाकिस्तान के पाले में जाने से बचाना है। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो पाकिस्तान के पाले में चला जाएगा तो हमें दोहरी तेहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो हाइटेंड अलर्ट पर रहना पड़ेगा उनको, स्पेशली स्मगलिंग, कॉरिडोर्स और इलीगल माइग्रेशन के हब्स में, क्योंकि ये इलीगल माइग्रेशन का हब है। और इंटेलिजेंस लीड ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलांस सिस्टम जैसे ड्रोन, सेंसर, इनका यूज़ और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इंडिया को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और फेंसिंग प्रोजेक्ट एक्सेलरेट करने पड़ेंगे, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। ये एक तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन में एक न्यू चैप्टर है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। जब 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों के जो रिश्ते थे, जो रिलेशन थे, वो बहुत कड़वाहट थी उनके रिश्तों में मिसट्रस्ट था। कोई जो ट्रस्ट होता है वो उनके रिश्तों में नहीं था। फिर उसके बाद क्योंकि जो बांग्लादेश था उसने भारत के साथ अपने क्लोज जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज थी उसको बरकरार रखा था। उसने भारत के साथ अपने रिलेशन को बांग्लादेश ने बहुत बेहतर किया था, और जो ट्रेड होता है, जो सिक्योरिटी, उसको बढ़ाने की बात की थी। जबकि पाकिस्तान ने भी उसके साथ, बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को रिबिल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन जो उसकी जो प्रोग्रेस थी पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। उसके बाद जो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान को उतना ध्यान नहीं दिया और उससे दूरी बनाकर रखी, उससे डिस्टेंस रखा, और भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रही। क्यों? क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के द्वारा जो एट्रोसिटीज़ की गई थी, जो क्राइम किए गए थे, उसकी वजह से उन्होंने
ये टफ इंस्टांस लिया था और पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी थी। उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं शिफ्ट आफ्टर फॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट। शेख हसीना की जब तक गवर्नमेंट थी तब तक बांग्लादेश के भारत के रिलेशन थे वो बहुत बेहतर थे, अच्छी स्थिति में थे। लेकिन जब शेख हसीना का फॉल होता है और मोहम्मद यूनुस वहाँ की सत्ता में आते, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, तो शेख हसीना की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और उसके बाद बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें रीसेट आया। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया के साथ स्ट्रेन रिलेशन फेस किया। उनको एक तरीके से खतरा महसूस हुआ, वो जाने क्यों। उनका कहना था कि ड्यू टू बॉर्डर फायरिंग इंसिडेंट जो होता है वो जो पॉलिटिकल असाइलम महसूस कर रहा था बांग्लादेश, और जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसको लेकर भी उन्होंने एक क्या किया, एक नए ऑप्शन की तलाश करने लगे। ढाका ने न्यू पार्टनरशिप एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और उसमें उनको पाकिस्तान एक नेचुरल ऑप्शन दिखा, इसलिए वो उसके साथ अपने जो रिलेशन थे उन्होंने उसके साथ बेहतर करना शुरू कर दिया। जो पाकिस्तान बांग्लादेश इंगेजमेंट था वो इस समय बढ़ा है। जो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हैं अब इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने ढाका में विज़िट की, इसलिए उनकी हाई लेवल जो विज़िट है उसमें इंक्रीज़ हुआ है। ट्रेड टाइज वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। जो टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स है उसमें बायलैटरल ट्रेड पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ रहा है। जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन है जैसे डिफेंस डायलॉग और ट्रेनिंग, ये भी एक्सचेंज होता है, ये भी स्टार्ट हुए हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच स्टार्ट हुए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम भी प्लान किए जा रहे हैं ये दोनों देशों के बीच, यानी कि इन्होंने सिक्योरिटी पर अच्छा खासा ध्यान दिया है। और ये जो हम न्यू टाइज देख रहे हैं ना, ये न्यू टाइज साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को एक तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज है क्योंकि बांग्लादेश ट्रेडिशनली इंडिया के क्लोज रहा है, इंडिया का एक बहुत ही भरोसेमंद एलाई रहा है, लेकिन अब वो उससे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और चाइना भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को के साथ सपोर्ट करता है, साइलेंट सपोर्टर है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के साथ बीजिंग के बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, वो इन दोनों देशों का सपोर्ट करता है। और फिफ्थ है सिंबॉलिज्म एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। मोहसिन नकवी को ढाका में गॉड ऑफ ऑनर दिया गया था। ये एक सिंबॉलिक गेस्चर है जो वार्म रिलेशन का सिग्नल देता है। ये एक तरीके से सिग्नल है कि इन दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहे हैं। और जो वीज़ा फ्री एंट्री है, ये जो डिसीजन है, ये ट्रस्ट बिल्डिंग मीज़र्स है जो फ्यूचर कोऑपरेशन का बेस क्रिएट कर सकता है। जो इन दोनों देशों के जो रिलेशन है उसको एक तरीके से ये दिखाता है कि दोनों देश किस तरीके से ट्रेड के सेक्टर में, सिक्योरिटी के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भारत को भी कई जो स्टेप वो उठाने चाहिए। इंडिया को कौन से काउंटर मेजर्स एंड रिस्पांस स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? फर्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी टाइटनिंग। जो बीएसएफ पेट्रोल्स होते हैं ईस्टर्न और जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर्स पे बीएसएफ पेट्रोल को इंटेंसिफाई करना होगा। हाई रिस्क कॉरिडोर जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, असम बराक वैली, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो बॉर्डर एरियाज़ है यहाँ पर 24/7 सर्विलांस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जो स्मार्ट फेसिंग प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसको भी फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, इसको भी तेज करना पड़ेगा और इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड है इंटेलिजेंस ऑपरेशन स्ट्रेंथनिंग, जैसे हम कह सकते हैं रॉ, आईबी, एनआईए, इनकी ज्वाइंट यूनिट को बांग्लादेश में पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक की जो एक्टिविटीज़ हैं उस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए डिप्लॉय करना पड़ेगा कि वो वहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं। जो भारत की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनको एक ज्वाइंट यूनिट्स बनानी पड़ेगी इनके ऊपर नज़र रखने के लिए, इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। और टू एक्सपैंड ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड सीगिंट यानी सिग्नल इंटेलिजेंस, इसको भी एक्सपैंड, जो ये नेटवर्क है इसको भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और जो डिप्लोमेटिक कवर में आने वाले आईएसआई ऑपरेटिव्स होते हैं, जो आईएसआई ऑपरेटिव्स हैं जो क्या करते हैं डिप्लोमेटिक कवर में आते हैं, उनके बैकग्राउंड और उनके मूवमेंट को भी ट्रैक करना पड़ेगा। ये भारत को स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। काउंटर टेररिज्म एंड जो स्लीपर सेल डिसरप्शन होते हैं उसको भी देखना पड़ेगा भारत को। जो बांग्लादेश बेस्ड एंटी इंडिया इस्लामिक आउटफिट्स हैं उसके ऊपर क्लोजली भारत को नज़र रखनी पड़ेगी। फंडिंग, रिक्रूटमेंट और जो क्रॉस बॉर्डर लिंकेज है उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी ग्रुप है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो वहाँ के जो ग्रुप हैं जैसे कि ULFA, NSCN फैक्शन, ये ग्रुप है, इनके जो पॉसिबल सपोर्ट इनको मिलता है, इनका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को भी डिसमेंटल करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज अगर नहीं अपनाई गई तो बांग्लादेश के अंदर ISI की एंट्री हो गई है और इसकी वजह से वो इन ग्रुप्स के माध्यम से भारत के अंदर अनरिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और जो लोकल पुलिस है, जो इंटेलिजेंस है, जो काउंटर ऑपरेशंस होते हैं, टेरर ऑपरेशंस, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और इनके साथ ऑपरेशंस है, इनके साथ जो मजबूत करना चाहिए, यानी कि इनके साथ एक कॉपरेशन के साथ, सहयोग के साथ, जो लोकल पुलिस होती है उसके साथ भारत को आगे बढ़ना चाहिए और बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए। ढाका के साथ हाई लेवल सिक्योरिटी डायलॉग, सिक्योरिटी मीटिंग इनिशिएट करना चाहिए और वहाँ पर जाकर जो इंडिया की जो कंसर्न है उसको रेस करना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। हम पूरे तरीके से पीछे नहीं हट सकते हैं और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट होता है उसको का जो पर्पज़ है उसको प्रपोज करना चाहिए, जिससे क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जा सके, कम किया जा सके। हालांकि जो हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है वो हमें बांग्लादेश के साथ प्रपोज करना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस होती है वो हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, जिससे क्या होता है जो क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनको कम किया जा सके और ट्रेड और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करके ढाका को इंडिया के ऑर्बिट में रिटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको हमें पाकिस्तान के ऑर्बिट में जाने से बचाना चाहिए और जो हमें जो कनेक्टिविटी है उसके साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं उसको बढ़ाना चाहिए, उसके साथ ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। इसी से सिक्योरिटी, इसी स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो साइबर फाइनेंसिंग मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जो डिसमेंटिंग जो हवाला चैनल्स होते हैं, टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क्स होते हैं, फेक करेंसी ऑपरेशंस होते हैं, उसको भी डिटेक्ट करना चाहिए और डिटेक्ट करने के बाद डिसमेंटल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो डिजिटल प्रोपेगेंडा, रिक्रूटमेंट कैंपेन्स, साइबर सर्विलांस के थ्रू किए जाते हैं उसको भी डिसरप्ट करने की कोशिश भारत को करनी चाहिए और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रेटेजिक पोस्चर जो होता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यानी ईस्टर्न कमांड को ऑपरेशनल रेडीनेस पर रखना चाहिए। जो ईस्टर्न कमांड है, सिक्योरिटी है वहाँ पर, उसको हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस, हमेशा तैयार रहना चाहिए और जो रैपिड रिस्पांस फोर्सेस होती हैं उनको वल्नरेबल बॉर्डर एरियाज जो है वहाँ पर डिप्लॉय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। जो ईस्टर्न बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, जैसे रोड हो गया, एयर स्ट्रिप हो गया, सप्लाई चेन हो गया, इसको मॉडर्न जो बॉर्डर एरिया में होते हैं उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, मॉडर्नाइज करने की कोशिश करनी चाहिए और जो इंटरनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है उसको भी बढ़ाना चाहिए। जो स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं जैसे कि हम कह सकते हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो यहाँ की पुलिस है उनको काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए। लास्ट एक कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम, बांग्लादेश के साथ कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए। बॉर्डर विलेज में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। रेडिकलाइजेशन जो वहाँ पर बढ़ रहा है, जो स्मगलिंग है, उनके अगेंस्ट जो गांव के लोग हैं बॉर्डर एरियाज़ में उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके अंदर जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।